शुरुआत हेडलाइंस के साथ। न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव, आईपीसी, सीआरपीसी समेत 3 आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले बिल लोकसभा से पारित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दंड नहीं न्याय दिलाना है मकसद। दूरसंचार विधेयक 2023 भी लोकसभा से पारित। नए कानून में पहली बार की गई आतंकवाद की व्याख्या, राजद्रोह को देशद्रोह में बदला। मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा का प्रावधान, तय समय सीमा में होगा मामलों का निपटारा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अपमान पर संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने जताया दुख। विपक्ष के व्यवहार की आलोचना। अमर्यादित आचरण के लिए लोकसभा से 2 और विपक्षी सांसदों का निलंबन। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के अपमान के मुद्दे पर देश के किसानों और जाट समुदाय में आक्रोश। बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदर्शन का किया ऐलान। पार्टी की महिला सांसदों ने संसद भवन परिसर में किया मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए साक्षात्कार में बहुपक्षवाद पर जोर। विदेशों में मौजूद चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को लेकर जताई चिंता। कहा, भारत अमेरिका संबंधों में आतंकवाद पर सहयोग बहुत अहम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत। हर 3 महीने में एक बार सभी अस्पताल करें मॉक ड्रिल। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 341 नए मामले। तमिलनाडु में भारी बारिश, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। सेना, वायुसेना और तट रक्षक बल राहत और बचाव कार्यों में जुटे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। 26 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे की। बुधवार को संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर आक्रामक था, तो वहीं विपक्ष के लिए जवाब देना भारी पड़ रहा था। बीजेपी उपराष्ट्रपति के मामले पर प्रदर्शन कर रही है और ममता बनर्जी से माफी की मांग भी कर रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री यानी नकल उतारने का मामला गर्माता जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संसद में जिस तरह से जगदीप धनखड़ को अपमानित किया गया, उससे वह निराश हुई हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बकायदा मुलाकात की। उन्होंने संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के जरिए उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद का अपमान और उनके जरिए किए गए गंभीर दुर्व्यवहार के मामले में अपनी चिंता और पीड़ा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपना दुख जताया है और सभापति से बात की और कहा कि वह खुद भी पिछले 20 सालों से इस तरह के अपमान का सामना कर रहे हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ यह होना, वह भी संसद में दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्नकाल से ठीक पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को हुई घटना पर चिंता जताई और कहा कि मैं कुर्सी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा।
जगदीप धनखड़ के सम्मान और इंडी गठबंधन के विरोध में बीजेपी के सदस्यों ने राज्यसभा की कार्यवाही में 1 घंटे खड़े होकर हिस्सा लेने का फैसला किया। बाद में सभापति के आग्रह पर बीजेपी सदस्य सदन में बैठ गए। मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। इस विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बयान देते हुए कहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है, और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास जोरदार प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरीके से मिमिक्री करके कल्याण बनर्जी ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उनको अपमानित करने की कोशिश की, इसको लेकर बीजेपी की जो महिला सांसद है वो बहुत आक्रोशित है और ममता बनर्जी से भी माफी की मांग कर रही हैं। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का ये कल्याण जी ने और खुद राहुल गांधी वीडियो बना के ये अपमान किया, ये उपराष्ट्रपति जी का नहीं लोकतंत्र की हत्या की है। उनकी मंशा तो इतनी खराब थी और उससे भी खराब मंशा राहुल गांधी की थी जो वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो केवल मिमिक्री कर रहा था। देखिए, और ये कला है, अगर ये कला है और आप मिमिक्री कर रहे हैं तो क्यों आप सांसद पद पर बने हुए हैं? आप सांसद पद से त्यागपत्र देकर केवल अपनी कला का ही प्रदर्शन करें, आप मिमिक्री करें। 21 दिसंबर को कल भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे देश भर में किसान समाज के साथ घमंडिया गठबंधन का और राहुल गांधी का पुतला दहन का कार्यक्रम कल करेंगे। इधर ताजा घटनाक्रमों पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सफाई दी है। I have said already I did not want to hurt anyone's mind. I have great respect to everyone. I am having a respect also to the Honorable Vice President, Honorable President, each and every one, all the who are holding the constitutional post. दरअसल संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में मंगलवार को संसद भवन परिसर में मॉक कार्यवाही का आयोजन किया गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। जिस वक्त बनर्जी ऐसा कर रहे थे उस वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। इस दौरान बाकी विपक्षी सांसदों को भी ठहाके लगाकर हंसते हुए देखा गया। बनर्जी की इस हरकत के लिए चारों ओर आलोचना हो रही है। कुमार आलोक और अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बेहद संजीदा है ये विषय और इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन एक और बड़ी खबर है जिसके बारे में आपसे तारुफ कराना बेहद जरूरी है और वो है भारतीय दंड संहिता और उससे जुड़े 2 कानूनों के स्थान पर लाए गए भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है। और इस चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य दंड के साथ साथ न्याय सुनिश्चित करना है। देश में आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 ऐतिहासिक विधेयकों भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को लोकसभा ने पारित कर दिया। मंगलवार को शुरू हुई चर्चा का विस्तार से जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने से बनाए थे। जैसा मैंने कहा कि 150 साल पुराने कानून है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा। मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं। तीनों विधेयकों के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए गृह मंत्री ने कहा
कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों को लेकर आज तक कानून नहीं बनाए गए थे। गृहमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल तक इन जरूरी बदलावों की अनदेखी की जाती रही। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून औपनिवेशिक शासन के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसे भारतीय न्याय संहिता में जगह नहीं दी गई है। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए, ये दृढ़ता भी इसमें है। गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक के प्रावधानों को इस तरह से तैयार किया गया है कि आम नागरिकों के लिए अदालती कार्यवाही सुलभ हो और समय पर इंसाफ मिले। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। पेन ड्राइव के अंदर चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर कोर्ट को भी चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर विक्टिम को भी दिया जाएगा, लॉयर्स को। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया। नए कानूनों में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि अदालती सुनवाई और फैसले के लिए एक अधिकतम समय सीमा होगी। तीनों विधेयक भारतीय संविधान की मूल भावना को हकीकत में बदलने वाले हैं और यह कानून आने वाले कम से कम 100 सालों तक की जरूरतों पर खरे उतरेंगे। शैलेंद्र मिश्रा, अनुज यादव और विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कानून नए लाए गए हैं वो सही साबित होंगे, उनकी दिशा में एक ये नया कदम साबित होंगे और आपराधिक कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया गया है। ये बदलाव जो है किस तरह से परिवर्तन लेकर आएगा, ये जो जिस बदलाव की बात कही जा रही है ये कितना ज़रूरी था और कितना बड़ा ये बदलाव है, इस पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर दरअसल तीनों जो एक्ट्स हैं, चाहे वो सीआरपीसी की बात हो, आईपीसी की बात हो या एविडेंस एक्ट की बात हो, उसमें कितना परिवर्तन लेकर आए हैं हमारे ये तीनों जो बिल हैं। दरअसल ये जो आपराधिक कानूनों में जो क्रांतिकारी बदलाव की बात कही जा रही है, अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति मिली है, अब दंड नहीं न्याय पर जोर है और ये सबसे बड़ा इसका थ्रस्ट है कि अब जो कानून है उसमें दंड पर नहीं बल्कि न्याय पर जोर दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 लाई गई है, यानी कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। काफी जो धाराएं हैं वो बदल दी गई हैं। सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और ये लोकसभा से पास भी हो चुका है। इसके साथ ही साथ साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लेकर आया गया है और लोकसभा से इसको पारित कराया गया है। 1860 में आईपीसी बनी थी और अब उसकी जगह पर न्याय संहिता में धाराओं को जो न्याय संहिता लाई गई है उसमें धाराओं की संख्या को कम कर दिया गया है और जो आईपीसी की 511 धाराएं थी अपने समय में, यानी कि अभी भी हैं वो, और न्याय संहिता में महज 358 धाराएं रहेंगी। 21 नए अपराध जोड़े गए हैं और 19 धाराएं अब इसमें खत्म हो जाएंगी, यानी कि कुछ नई जोड़ी गई हैं और कुछ हटाई गई हैं। इसी तरह से सीआरपीसी में कई बदलाव किए गए हैं। कई नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 जो धाराएं हैं वो होंगी, यानी कि जो नई है जो वो उसमें 531 धाराएं होंगी। 177 धाराएं बदलेंगी, नई 9 धाराएं जुड़ेंगी और 14 धाराएं खत्म होंगी। जो नई न्याय संहिता है उसमें क्या बदलाव है? नई संहिता में आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराध को भी शामिल किया गया है। माफ कीजिएगा।
इसके साथ ही साथ पहले आतंकवाद के लिए यूएपीए और संगठित अपराधों के लिए मकोका जैसे विशेष कानून थे, अब इनको न्याय संहिता में ही जोड़ दिया गया है, यानी कि अलग से इसके लिए कानून नहीं होंगे। आतंकवाद को परिभाषित किया गया, यह एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना अब आतंकवाद की श्रेणी में आएगा, तो यह बेहद जरूरी है। इसके साथ ही साथ आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना, यह भी एक बड़ा अपराध है और इसको आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। आतंकवाद के लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान रखा गया है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। आतंकवाद को परिभाषित किया गया है नई नागरिक संहिता में। संगठित अपराध के दायरे में अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जमीन पर कब्जा, इनको संगठित अपराध के दायरे में रखा गया है और संगठित अपराध के लिए अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो इस तरह के क्राइम होंगे जो संगठित अपराध के दायरे में आएंगे उसमें मौत की सजा मिलेगी। संगठित अपराध के अलावा जब हम उसके आगे की बात करते हैं और इसमें जब हम रेप जैसे कानून के खिलाफ जो कानून बनाए गए थे उसकी बात करें तो गैंग रेप के मामले में पीड़ित को बालिग मानने की उम्र अब 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है। यह भी एक बड़ा जो है वो परिवर्तन है। राजद्रोह का कानून हटा है, लेकिन देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना अब अपराध होगा, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काना अपराध घोषित हो गया है और इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह से जो तमाम जो दूसरे और कानून हैं, चाहे वो सीआरपीसी की बात करें, चाहे साक्ष्य अधिनियम की बात करें, उसमें भी बड़े परिवर्तन लेकर आए गए हैं। जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो किसी भी थाने में एफआईआर कराई जा सकेगी, यानी कि जिस जीरो एफआईआर का कंसेप्ट जो कहा जा रहा था वो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट अब लागू होगा। इसी तरह से साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस या जो डॉक्यूमेंट्री जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं उनको भी अदालत में अब माना जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहाँ जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम जिस तरह की चर्चा कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति के अपमान पर संसद से सड़क तक प्रदर्शन हुआ है और तमाम लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर के, वही आज हमारी
चर्चा का विषय है, वही आज हमारा विशेष है और इस पर हम खास चर्चा करेंगे। आज हमारा विशेष है उपराष्ट्रपति का अपमान, संसद से सड़क तक प्रदर्शन। ये आज का हमारा विशेष है, उपराष्ट्रपति का अपमान, संसद से सड़क तक प्रदर्शन। और लोगों में काफ़ी गुस्सा है उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ एडवोकेट महिमा सिंह जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। एडवोकेट महिमा सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ प्रफुल्ल केतकर जो कि एडिटर हैं, ऑर्गेनाइजर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है। को निष्कासित किया गया हो इस देश के अंदर, हमने देखा पिछला वर्ष जो रहा ऐतिहासिक रहा। तरह से हमारे देश की खिलाड़ी पहलवान बेटियों को घसीटा गया सड़कों पर, हमारे प्रधानमंत्री के इशारे पर, हमारे संवैधानिक जो हैं हेड्स, उनके इशारे पर हमने इस देश के अंदर इस देश की राष्ट्रपति की गरिमा का अपमान देखा भाजपा के द्वारा। जब संसद का 2-2 बार उद्घाटन होता है लेकिन एक बार भी हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, जिनको नाम मात्र के लिए कहने के लिए एक आदिवासी महिला को बना दिया गया है, लेकिन उनको संसद में आमंत्रित ही नहीं किया जाता। तो ये इसका मतलब ये है कि इन चीजों की वजह से आप लोगों ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया जानबूझकर, आप ये कह रही हैं? मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। और दूसरी बात, आज आप यदि एक अपमान को देख रहे हैं तो फिर आप उसे क्या कहेंगे जब स्मृति ईरानी ने उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट की थी, जो उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री थे। आप उसे क्या कहेंगे जब प्रधानमंत्री संसद के अंदर, संसद के पटल पर वहां बैठे हुए सदस्यों का मजाक उड़ाते हैं, मखौल करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं वहां पर। आप उसे क्या कहेंगे जब जो है सुरक्षा के साथ खेलने वाले, जिनके नाम पर जो एंट्री हुई संसद के अंदर, प्रताप सिन्हा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं समझ गया। आप कह रही हैं कि बहुत सारा अपमान जो है बीजेपी ने किया है और प्रधानमंत्री भी बड़ी नकल उतारते हैं, इसलिए आपको भी लगता है कि उपराष्ट्रपति का अगर अपमान किया जाए तो कोई गलत नहीं है। मैं बीजेपी के पास आता हूँ। आपका पॉइंट आ गया महिमा सिंह, आपके पास हम दोबारा आएंगे। एडवोकेट महिमा सिंह, हम अनिला सिंह जी, कांग्रेस की विधवा जी, चलिए हम अनिला सिंह के पास आते हैं। अनिला सिंह, आपने सुना महिमा सिंह को, वो कह रही है कि उपराष्ट्रपति का अपमान के बारे में तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये एक तरफा नहीं है। यानी कि इसको ये समझा जा सकता है कि शायद वो ये कह रही होंगी कि एक तरफा नहीं है, तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति का अपमान करने पर कोई ग्लानि या किसी भी इस तरह का कोई भाव नहीं है। आपकी अनिला सिंह आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपका इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे तो नहीं है? मेरी सबको राम राम जी। और जिनको पार्लियामेंट के अंदर होकर अलग अलग विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदार होना चाहिए, उन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर तमाशा इतना बनाया, इतना किया कि मजबूरन अनुशासनहीनता के तहत जो है उनको पार्लियामेंट के बाहर किया। जब पार्लियामेंट के बाहर ये लोग सारे के सारे इकट्ठे हो गए, ऐसे जैसे कि होता है क्या है कि कुछ बच्चे जो कक्षा में बहुत शैतान होते हैं, मजबूरन टीचर को उनको कक्षा से बाहर करना होता है, उसी प्रकार से वहां झुंड बनाकर बैठ गए और उनमें से एक जोकर उठकर ऑनरेबल चेयर का मजाक बनाने लगा। यानी कि राष्ट्र के उपराष्ट्रपति जी जो हैं उनका मजाक बनाने लगे, उनकी नकल करने लग गया। और डायरेक्टर के रूप में वहां कौन खड़े हुए थे? जो कैमरे के पीछे थे, हैं, बड़ा मजा लेकर तालियां बजा बजाकर लोग हंस रहे थे। और कैमरे के पीछे कौन थे ये इनको भी मालूम है, इनके सबसे बड़े नेता, इनके सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी थे। ठीक है, ये सोचते हैं कि आप जो हैं उपराष्ट्रपति जी का मजाक बना लेंगे। उपराष्ट्रपति जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आप उस कुर्सी की गरिमा को आप गिरा देंगे, हाँ, उसको नीचा दिखा देंगे। एक ओबीसी वर्ग से, एक जाट समुदाय से संघर्ष करते हुए, एक सफर तय करते हुए एक व्यक्ति अगर उस कुर्सी पर बैठ जाता है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज का, उसका बोलने का तरीके का, उसका जो भी डिलीवर करना है उसका आप मजाक बनाएंगे। ठीक है। और फिर आप कहेंगे अरे आप ओबीसी का नाम क्यों ले रहे हैं, अब जाट का नाम क्यों ले रहे हैं? तमाशा आप लोग बताएं। आपका पॉइंट आ गया। ठीक है,
प्रफुल्ल केतकर जी, आपको लगता है कि ये राजनीतिक विमर्श का विषय होना चाहिए? मुझे ये लग रहा है जैसे कि एडवोकेट महिमा सिंह ने शुरू किया कि अपमान एक तरफ से नहीं हुआ है, अपमान का बदला अपमान किया गया है, तो इस पूरे दायरे में कहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको इस दायरे में लाना चाहिए राजनीतिक बयानबाजियों में? नमस्कार निखिल, देखिए ऐसा है, राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं। दो बयान आए आज, एक ममता बनर्जी का आया और एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आया। ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने यदि वीडियो नहीं बनाया होता तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता, उसकी वजह से उसको पब्लिसिटी मिली। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, सदन की कार्रवाई में और बाकी चीजों में जाति के संदर्भ नहीं लाने चाहिए। अब ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जो क्लियरली कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाते हैं, क्योंकि वहां पे ये एक है सदन के अंदर का व्यवहार, वो कौन एक्स दल कर रहा है, वाई दल कर रहा है, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन सदन जो है और सदन की कार्रवाई जो है वो विषयों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण बिल आज आने वाले थे। इतिहास ये बताता है कि संसद के अंदर जब भी ऐसी कोई घटना हुई है, बड़ी सी बड़ी घटना भी हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में भी हुई है, तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष जो है उनका कार्रवाई करने का अधिकार होता है, ही इज द ऑथोरिटी। कांग्रेस और विपक्षी दलों के एमपीज इस पर अड़ गए कि नहीं, होम मिनिस्टर का ही बयान आना चाहिए। जब वो नहीं आया तो वो मतलब एक समय तो ऐसा आ गया था कि लग गया कि वो मतलब जो सभापति महोदय उनके मंच तक पहुंच जाएंगे, ऐसे में उनको ये कार्रवाई करनी पड़ी। अब मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर जब मैं पत्रकार के नाते देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए हैं, यहां से ना रिट्रैक्ट कर सकते हैं और ना इसमें ऑफेंसिवली डिफेंड कर सकते हैं, तो वो प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन एक बड़ा नैरेटिव इसके कारण सेट हो गया है कि चाहे पहले जैसे प्रमुख विपक्षी जो नेता है लोकसभा में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने राष्ट्रपति महोदया के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत बार कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, और अब उपराष्ट्रपति के लिए। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में, बाकी कांग्रेस इसको संसदीय कार्रवाई के इसमें स्ट्रेटेजी के रूप में कैसे यूज करती है वो कांग्रेस और विपक्षी दल देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में ये एक तरह का ट्रैप है जिसमें कांग्रेस और विपक्षी दल कुछ हद तक फंस गए हैं। ठीक है, महिमा सिंह, आपको लगता है कि जब बात राजनीतिक जिसमें कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जंगल का राज नहीं है, और आप लोग भी शायद इस बात को मानेंगे कि एन आई फॉर एन आई इसका जवाब नहीं हो सकता। मैं आपके जो इसके पहले जो आपने आरोप लगाए, मैं उसकी मेरिट पे जा ही नहीं रहा हूं, और ना अनिला सिंह के जो आरोप है उनकी भी मेरिट पे नहीं जा रहा हूं। मैं बात इस बात की कर रहा हूं कि संविधान के सम्मत अगर कोई व्यक्ति है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, क्या उसको बुली करना, उसकी नकल उतारना, क्या ये ठीक है? मैं आपकी बात पे आऊं उससे पहले मैं बीच में हाथ खड़ा कर रही थी और कहना चाह रही थी, एक दुरुस्त करने की जरूरत है एक त्रुटि को जी। अभी संपादक महोदय ने बोला कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ था, वो कौन सा अवसर था, जरा वो बता देंगे? अगर 2001 की बात कर रहे हैं, दिसंबर बोफोर्स पर कार्रवाई होने वाली थी और करप्शन का केस था मैडम, नेशनल सिक्योरिटी का था, 63 एमपीज डिबार हुए थे, एक साथ हुए थे, और उस समय विपक्षी दल मुश्किल से 150 भी नहीं थे विपक्षी दल के सदस्य, उसमें से 63 हुए थे। पहले भी सांसद डिबार हुए हैं मैडम। मैं दरअसल आप इस डिबेट को कहीं भी ले जाए, मैं उस डिबेट डिबार होने पर और निलंबित होने पर जा ही नहीं रहा। 2009 की घटना हो, 2014 की घटना हो, पार्लियामेंट में जब भी इंट्रूजन हुआ, या 1987 की घटना हो, पार्लियामेंट में जब भी इंट्रूजन हुआ है, उस समय की किसने इन्वेस्टिगेशन किया है, इसका जरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, महिमा सिंह अपनी बात कहिए। बुला लेते हैं देखिए, और आप हमें अपनी बात बिना हस्तक्षेप के पूरी भी नहीं करने देते। आप ही ने तो सवाल पूछा था उनसे, आप ही ने तो सवाल पूछा था।
इसीलिए मैं चुप हो गया। आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। मांगा था मैंने तो पूछा। दो बार संसद की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, दोनों बार भाजपा शासन में थी, और 2001 के अंदर जब वहां आतंकी हमला नहीं हुआ। नहीं मैडम, ये तो मैं भी आपको बता दूं, ये तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ग्राफिक्स के साथ चला है। न जाने कितनी बार हुआ है, कम से कम 20 से ज्यादा बार संसद की सुरक्षा का ब्रीच हुआ है। बंदूक लेकर अंदर घुसे हैं जी 80s में। क्यों आप और वैसे हमारा देखिए महिमा जी, हमारा आज का ये विषय ही नहीं है। आप उधर क्यों जा रही हैं? बताइए। आप चाहते ही नहीं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोले, ना सदन में ना यहाँ पर, तो बुलाते ही क्यों नहीं, आप कुछ भी थोड़ी बोलेंगी मैडम, आप कुछ भी थोड़ी बोलेंगी। फैक्ट्स तो ठीक किए जाएंगे ना, फैक्ट्स तो ठीक किए जाएंगे ना। आप चर्चा में आई हैं, हम डिबेट कर रहे हैं। आप निखिल जी अपने शो को रिवाइंड करके देखिएगा, कितनी बार आपने भाजपा या भाजपा के दूसरे प्रवक्ता को। मैंने शुरुआत आपके साथ की मैडम, ये शो रिवाइंड करके आप भी देखिएगा। मैंने सबसे पहले मैंने आपके साथ शुरुआत की है, और मैं बार बार आपको फ्लोर दे रहा हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इधर उधर मत जाइए, जो सवाल पूछा है उस पर आइए। चर्चा का नियम है, let me make my submissions first. You are not letting me make my submissions. You are intervening constantly. No, you are asking questions. You are asking questions to the others. डिबेट को कहीं और ले जाने की कोशिश। चलिए आप जल्दी से खत्म करिए, जल्दी से खत्म करिए महिमा जी। चलिए महिमा जी खत्म करिए, कोई बात नहीं। मुझे मेरी बात पूरी रखने दीजिएगा कृपा करके। अब आप ये देख लीजिए कि जो अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, ये भाजपा की प्रवक्ता जब बात कर रही थी कि किसी राजनीतिक दल से नहीं आते। धनखड़ जी का तो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है सबके सामने जाहिर है। और हाँ, शक्तियों का पृथक्करण इस देश के संविधान का जरूर एक जो है एक प्रिंसिपल है, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं भाजपा ने। जब सदन का स्पीकर, जब सदन के अंदर बैठे हुए जो सभापति हैं, जब उनका कॉन्डक्ट दिखाई देता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है किस तरह से सदन को चलाया जा रहा है। ठीक है, आपका जवाब आ गया। आपका कहना है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी या राष्ट्रपति के खिलाफ भी टिप्पणियां की जा सकती हैं, और आपको उसमें कोई ऐतराज नहीं। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे पॉइंट टू पॉइंट चलना है। मैं इसका जवाब बीजेपी से लेके और खत्म करूंगा। तानाशाही में नहीं रहते, ना हम राजशाही में रहते, ये राजतंत्र नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान अपने आप। ठीक है, आपने कहा तानाशाही में नहीं रहते, हम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति का भी मजाक बनाया जा सकता है आपके मुताबिक। ठीक है, आपने नहीं बताया कि स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेंट की थी उस समय के। ठीक है, आपने तो बताया ना, आपने कई बार बताया। लेट द बीजेपी आंसर। आपने बताया अनिला सिंह। ठीक है एडवोकेट महिमा सिंह, आपको पॉइंट आ गया। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे दूसरे लोगों से भी जवाब लेना है। अनिला सिंह, आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे मुद्दे को? वो लगातार कह रही हैं कि जो ये जो पूरा मामला है, दरअसल ये इसलिए है क्योंकि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सीधे उपराष्ट्रपति जी को कह रहे हैं, उनका कहना है कि वो बायस थे, इसलिए उनके खिलाफ ये किया गया। यानी ये इसमें ये बात जोड़ दी जाए कि इसको आगे भी किया जाएगा, इस पर कोई ग्लानि या लज्जा जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये राजा नहीं है, वो सोच है। उपराष्ट्रपति है, देश के नागरिक है, बौखलाहट किसकी है? राजा नहीं है। ये बौखलाहट इनकी इसलिए है, अभी बुरी हार जो है इन लोगों को मिली है राजस्थान में। यानी कि राजस्थान के जो जाट है, इन लोगों ने, जाटों ने इनको वोट नहीं किया। पहलगाम बेटियां भी जाट है, उन लोगों ने इन लोगों को वोट नहीं किया। मत बोलिए महिमा जी, अब आपकी बारी हो गई, अब उनको खत्म करने दीजिए। अनिला जी बोलिए। जाट कम्युनिटी जो है, देख लिया राजस्थान में जाट ने इन लोगों को वोट किया ही नहीं। तो वो जो गुस्सा, वो बौखलाहट, वो जो चिढ़ है, पहलवान बेटी ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। मैं प्रफुल्ल केतकर के पास जाऊंगा। कम्युनिटी जो है ना, माफ नहीं करने वाली। जो पहलवान बेटियां घसीटी गई प्रधानमंत्री के इशारे पर, मैं प्रफुल्ल केतकर के पास जाऊंगा। आप दोनों लोगों का पॉइंट आ गया। प्रफुल्ल केतकर जी, आपको लगता है कि जिस तरह से महिमा जी कह रही हैं कि लोकतांत्रिक देश है, राजा नहीं है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी इस तरह के उनको बुली किया जाए या उनका मजाक बनाया जाए तो बड़ी कॉमन चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। वो देश को बुली करे तो ठीक नहीं। देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको कांग्रेस कैसे लोगों को कन्वे करती है उस पर डिपेंड करेगा, ये पॉलिटिकली कैसा प्ले होता है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली जब देखता हूं कि कुछ संवैधानिक मानक होते हैं, सारे राजनीतिक दलों के लिए होते हैं, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा के स्पीकर हो, प्रधानमंत्री हो, इवन विरोधी दलों के नेता हो,
एक हमको डेमोक्रेसी का डेकोरम बनाए रखना चाहिए। डेमोक्रेसी ये डिस्कशन और डिबेट का माध्यम है, केवल एक्यूजिशन का माध्यम नहीं है। और राज्यसभा में तो विपक्ष के पास इतना अभी भी अच्छी खासी संख्या है, बहुत सारे विधेयकों पर वो सरकार को क्वेश्चन कर सकती है। मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी का मेन मुद्दा होना चाहिए। छोटे विषयों पर संसद की कार्रवाई को डिस्टर्ब करके आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, ये मूलतः मुझे लगता है प्रश्न है। और इस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंथन होना चाहिए। निश्चित तौर पर मंथन होना चाहिए। मंथन इस बात पर भी होना चाहिए कि हम जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो कितने नीचे तक गिर सकते हैं। महिमा सिंह जी, आज हमारी चर्चा में बस इतना ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए। अनिला सिंह जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ी थी हमारे साथ, आपका भी शुक्रिया। और प्रफुल्ल केतकर जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी बेहद महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और लोकसभा ने बुधवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों में उपभोक्ता की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। फर्जी पहचान से सिम लेने पर 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं लाइसेंस की व्यवस्था का सरलीकरण कर
टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए स्पष्ट नीति, साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम नेटवर्क सुरक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा बनाना और इंटरसेप्शन के लिए कानूनी प्रावधान बनाना इस विधेयक के उद्देश्यों में शामिल है। दुनिया भर में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, किस तरह से पेमेंट की व्यवस्था हुई है, किस तरह से डिजिटल क्रेडिट आज मिल रहा है, किस तरह से बायोमेट्रिक और किस तरह से एक ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन संभव हुआ है, वो सब चीज़ें टेलीकॉम इस सब का गेटवे है। तो इस गेटवे को और सुदृढ़ बनाएं और इस महान सदन के माध्यम से एक नई व्यवस्था कायम हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूँगा। और संसद में विपक्ष का हंगामा बुधवार को भी जारी रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल में भी व्यवधान हुआ। हालांकि कई अहम मुद्दों पर केंद्र की ओर से अहम जानकारियां सदन में रखी गई और महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी हुए। संसद में विपक्ष का हंगामा बुधवार को भी देखा गया। लोकसभा में प्रश्नकाल में भी व्यवधान हुआ। हालांकि कई अहम मुद्दों पर केंद्र की ओर से अहम जानकारी सदन में रखी गई। रेल मंत्री ने प्रश्नकाल में बताया कि पिछले 1 साल में देश भर में रेलवे ने 1000 पुल का निर्माण किया है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। Last year we completed more than 1000 flyovers and underpasses in the entire railway system, and this momentum will help so many areas which honorable member has alluded to. That relates to the state government's contribution. We have actually requested many state governments that the 1 lakh crore fund which is being given by the central government for development of infrastructure, if that can be used for development of railways, it will be a very big saving grace for both the central government and the state government. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्रों की संख्या में 31% की वृद्धि हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा में 50% की बढ़ोतरी हुई है। लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है। एससी महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब, और एसटी में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है। और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की एसटी कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फलआउट है। ओबीसी में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में 45% बढ़ोतरी हुई है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया है कि पंजाब, झारखंड, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, तेलंगाना, मेघालय और तमिलनाडु ने सीबीआई जांच के लिए दी जाने वाली सामान्य सहमति वापस ले ली है। इससे सीबीआई जांच की गति पर भी असर पड़ा है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्र ने बताया है कि 7वीं आर्थिक जनगणना का फील्ड वर्क पूरा हो चुका है। हालांकि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अंतिम परिणामों को मंजूरी नहीं दी है और यह अनुमोदन पर निर्णय के लिए 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित है। इसलिए राष्ट्रव्यापी 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। वहीं पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जिसने 7वीं आर्थिक जनगणना में भाग ही नहीं लिया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि सहकारी बैंक में निवेशकों के डूबे पैसे उन्हें वापस दिलाने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया गया है। सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके पोर्टल लॉन्च करके, और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है। और इसमें अब तक लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है। और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक पैसा दिया जाएगा। और चूँकि 5-4 करोड़ रुपये हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण में कम वजन, बौनापन और कमजोरी जैसे कुपोषण के संकेतकों में लगातार सुधार देखा गया है। NFHS 5 2019 से 21 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 की तुलना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना के तहत कवर किए गए हैं, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर मुफ्त प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और कोविड के बढ़ते मामले और नए सब वेरिएंट JN1 को लेकर कहा गया है कि कोविड के मामलों पर सतर्क रहने की तो जरूरत है, हालांकि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बुधवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। कोविड के बढ़ते मामले और नए सब वेरिएंट JN1 को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बुधवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल, ICMR के DG सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के नए सब वेरिएंट JN1 से सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हर 3 महीने में एक बार सभी अस्पताल मॉक ड्रिल करें। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों को केंद्र की तरफ से पूरी सहायता का आश्वासन भी दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ज्यादातर मरीजों में मामूली लक्षण दिखाई दे रहे हैं और 90% मरीज घर पर ही स्वस्थ हो रहे हैं। कोविड-19 अभी गया नहीं है, ये वायरस घूम रहा है, अपना स्वरूप बदलता है। हो सकता है कि यही स्वरूप इसका रहेगा माइल्ड, कोई लाइवलीहुड, हमारी नॉर्मल प्रक्रिया पे असर नहीं पड़ना चाहिए, यही उम्मीद है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। JN1 का नए वेरिएंट का जो प्रकोप आया है उसके विरुद्ध में भारत सरकार भी चिंतित है, हमारी सरकार भी चिंतित है और हम लोग दोनों सरकार मिलकर इस वेरिएंट के विरुद्ध में मजबूती से कदम उठाएंगे। Variant has been JN.1 variant has been around for almost few months now across the world, and there's no need to panic. It's a sub-variant of the Omicron. So just keep testing more. Karnataka is now the highest in India in number of tests in the last 24 hours. So we have a target of increasing it to 5,000 by Saturday. इससे पहले केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कहा था। साथ ही राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR टेस्ट सहित पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने और पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने की सलाह भी दी थी। देश में कोविड के अभी 2300 सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना के सब वेरिएंट JN1 के देश में अभी 21 मामले हैं। वहीं बीते 2 हफ्तों में कोविड से 16 लोगों की मौत हुई है। कोविड का नया सब वेरिएंट अभी 40 देशों में पैर पसार चुका है। सरकार की ओर से कोविड की स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया है। ब्यूरो इनपुट के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इससे पहले कि तमिलनाडु की बात करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा।
क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर होगी तमिलनाडु से। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में आफत की बारिश के कारण आई बाढ़ ने काफी कहर मचाया है। कुछ लोगों की मौत के भी समाचार मिले हैं। लोगों की मदद के लिए सेना और भारतीय तटरक्षक ने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों तक मदद पहुंचाने में जुट गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने तूतीकोरिन जिले में बाढ़ से प्रभावित और फंसे हुए नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए 3 विमानों और 8 आपदा राहत टीमों को तैनात किया है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में आफत की बारिश के कारण आई बाढ़ ने काफी कहर मचाया है। बाढ़ से अब तक कई लोगों की मौत का समाचार है, तो वहीं लोगों की मदद के लिए सेना और भारतीय तटरक्षकों ने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों की मदद में जुट गए हैं। लगातार बारिश ने तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके को पानी पानी कर दिया है। तिरुनेलवेली में बारिश के कारण रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के कारण थामिराबरानी नदी में जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण यहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जिले में भारी बारिश के कारण एक पुल भी ढह गया है। इधर थूथुकुडी में बारिश के कारण सयालकुडी के पास क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। थूथुकुडी के ही श्री बैकुंठम क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने थूथुकुडी में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बचाव अभियान फिर से शुरू किया। भारतीय तटरक्षक के हेलीकॉप्टर ने थूथुकुडी जिले के श्री बैकुंठम के पास बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सामग्री पहुंचाई। तटरक्षक दल ने अब तक 165 लोगों को बचाया है। 100 से अधिक तटरक्षक बल के जवान लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे नागरिकों को आवश्यक राहत सामग्री प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया है। हेलीकॉप्टर मदुरई और तूतीकोरिन में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और अन्य राहत सामग्री वितरित करने में जुटे हुए हैं। तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन में भी सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। लोगों को घरों के अंदर रहने और जल निकायों के पास नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बाढ़ राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक साक्षात्कार में बहुपक्षवाद पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि हम बहुपक्षवाद के युग में जी रहे हैं। पीएम ने कहा कि दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी है। यह वास्तविकता हमें यह मानने के लिए मजबूर करती है कि सभी मामलों पर पूर्ण सहमति सहयोग के लिए पूर्व शर्त नहीं हो सकती। इसके साथ ही पीएम ने विदेशों में मौजूद चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को लेकर बेहद चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत विदेशों में बसे कुछ चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये चरमपंथी तत्व डराने, धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। पीएम ने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। भारत और अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों पर इन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा।
पीएम ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में आतंकवाद पर सहयोग बेहद अहम है। गौरतलब है कि इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे। दोनों नेताओं ने रक्षा से लेकर उच्च तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया था। न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाएंगे देश भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें आप देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के यदाद्री भुवनागिरी जिले के पोचमपल्ली गांव का दौरा किया। वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित स्थानीय पोचमपल्ली हथकरघा कपड़ों से संबंधित स्टॉलों का उन्होंने दौरा किया और स्थानीय हथकरघा बुनकरों और श्रमिकों से बातचीत की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देश में मोटर निर्माण कंपनियों में से 2 कंपनियों को स्टार रेटिंग दी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश का कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं रहे, इसके लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पहले स्थापना दिवस के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। सशस्त्र सीमा बल ने आज अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। सशस्त्र सीमा बल को 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद 20 दिसंबर 1963 को स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से स्थापित किया गया था। जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव पेश नहीं हुए। अब इस मामले की सुनवाई 6 जनवरी को होगी। अयोध्या को सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली से जगमग करने की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बड़े पैमाने पर सोलर लाइट और अयोध्या के पार्कों में सोलर ट्री लगाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत।